हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 11th और नीट की दृष्टि से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज क्लास 11th फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट चैप्टर नोन एज द लिविंग वर्ड्स। तो आज हम दो दृष्टियों से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका लिविंग वर्ड। इस चैप्टर को दो दृष्टियों से स्टार्ट किया जा रहा है। पहला हम ठीक है एज अ नीट इस चैप्टर का महत्व देखते हैं और दूसरा हम क्लास 11th की दृष्टि से भी चैप्टर का महत्व देखते हैं। अगर मैं नीट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस देखूं तो हम ये जानते हैं कि ये चैप्टर नीट की दृष्टि में दो ठीक है क्वेश्चंस पर ईयर यानी 1 क्वेश्चंस पर ईयर या फिर 2 क्वेश्चंस पर ईयर ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि लिविंग वर्ड्स चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले हमें फीचर्स ऑफ लिविंग के बारे में डिस्कस करने हैं और फीचर्स ऑफ लिविंग के बारे में डिस्कस करने से पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हमें जाननी है। इस चैप्टर में लिविंग जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिमूव कर दी गई है। बस केवल एनटीए ने अभी उसे ऐड कर रखा है और इसलिए एनटीए के साथ ऐड होने के कारण इस चैप्टर्स में जो लिविंग टॉपिक है वो मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में आपको पढ़ानी पड़ेगी। यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट एनटीए में गिवन है। तो हम ठीक है क्या करेंगे, फीचर्स ऑफ लिविंग या लिविंग के बारे में एक एक्स्ट्रा चैप्टर्स के बारे में एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर क्या है। थर्ड हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी क्या है और फोर्थ टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है। यानी इस चैप्टर में हमें मेन 4 टॉपिक को कवर करनी है। पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ लिविंग पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम टॉपिक टेक्सोनॉमी पर डिस्कस करेंगे और फोर्थ टॉपिक हम टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम एक इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं जहाँ से हमारी एनसीईआरटी ओपन हो रही है, एनसीईआरटी की शुरुआत हो रही है क्लास 11 की। वहाँ हमें प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस पेजेज पर कुछ साइंटिस्टों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया गया और एक विशेष साइंटिस्ट ठीक है जिनको हम अर्नेस्ट मेयर के नाम से जानते हैं, इनको हम 2 विशेष कार्यों से इनकी पहचान है प्रेजेंस ऑफ टाइम में। सबसे पहला हम इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं और दूसरा इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन किया है, इसलिए हम इनका महत्व बायोलॉजी या बॉटनी के रूप में एक शीर्ष स्थान पर रखते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और साथ में इन्होंने एक विशेष टॉपिक हमें दी, विशेष कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कहते हैं। आगे हम देखते हैं ठीक है कि हमारे पूरे लिविंग वर्ड्स में कौन सी ऐसी टॉपिक है जहाँ से एनसीईआरटी शुरुआत करती है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरा में हम डिस्कस करेंगे अराउंड अस। यानी एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम किसी एक इन्वायरमेंट में जाते हैं तो इस इन्वायरमेंट में हमें एक डिसीडियस डिजर्ट देखने को मिलता है। हमें उस इन्वायरमेंट में एक फ्रेश वाटर्स, ओशियंस, वैली ऑफ फ्लावर्स या गैलोपियन हॉर्स या माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने को मिलती हैं। या मैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करूं, हम ये कहें कि हम इन्वायरमेंट में अपने वातावरण में जो कुछ भी देखते हैं सी करते हैं, उन सभी जीवों को देखते ही, उन सभी डाइवर्सिटी को देखते ही हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। एक तो हम उस इन्वायरमेंट में हैबिटेट के बारे में जानते हैं या हम कह सकते हैं उस इन्वायरमेंट में हम लिविंग हैबिटेट सजीवों के वास स्थान के बारे में पता करते हैं। हम ये जान पाते हैं कि कोई सजीव किसी इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस सजीव का वास्तविक वास स्थान क्या है, उसका हैबिटेट क्या होता है, इसके बारे में पता चलता है। हम अगर एनसीईआरटी के इसी पैरा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम ये भी जान पाते हैं कि वह सजीव जो लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है, वो किस प्रकार का इंटरेक्शन कर रहा है। जैसे हम ये जान पाते हैं, आपने इकोलॉजी में अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आगे आप क्लास 12 की इकोलॉजी वाली यूनिट में जानेंगे कि कोई भी जीव किसी भी इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में अकेले नहीं रह सकता।
उस जीव को दूसरे जीव से रहने के लिए यानी दूसरे जीव के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करना पड़ता है। और ये इंटरेक्शन चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बट ठीक है, ये इंटरेक्शन करते रहते हैं। जैसे मैं अगर एक पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करूं तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमें पता चलता है कि जब कोई भी जीव किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन करता है, इसका बेस्ट एग्जांपल सिम्बायोसिस है, तो दोनों जीवों को लाभ मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई जीव निगेटिव इंटरेक्शन करता है तो इस निगेटिव इंटरेक्शन में हम देख पाते हैं कि उस निगेटिव इंटरेक्शन में वन स्पीशीज एक जाति को लाभ होती है, वन स्पीशीज बेनिफाइड, और दूसरी स्पीशीज जो है वो हार्मफुल अफेक्टेड होती है, यानी अदर स्पीशीज को हानि होती है। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, यानी एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरी जीव को हानि होती है। तो हम अगर इस पूरे पैरा को उठाएं, हम डिसीडियस डिजर्ट की बात करें, हम फ्रेश वाटर की बात करें, हम किसी ओशियंस की बात करें, हम किसी वैली ऑफ फ्लावर्स, गैलोपियन हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड को देखें, तो हमें क्या पता चलता है? हमें उसका हैबिटेट पता चलता है, वासस्थान के बारे में जानते हैं, और हमें ये पता चलता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हम अगर किसी इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ को अवलोकित करते हैं, देखते हैं, तो हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि उसका वासस्थान क्या है, और ये पता चलता है कि वह जीव दूसरे जीवों के साथ कौन सा इंटरेक्शन कर रहा है। हम अगर आगे बात करें किसी भी लिविंग की, तो लिविंग के अंदर हम कोई भी लिविंग ले लें, उसके अंदर हम दो चीज़ें देख सकते हैं, या उसके अंदर हम दो प्रकार का विशेष फीचर देख सकते हैं। वन फीचर इज नोन एज द डिफाइनिंग फीचर। व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर? इसको हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, ऐसा फीचर जिसके अंदर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। यानी हम मान लेते हैं कि एक फीचर लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ग्रोथ नॉन लिविंग का फीचर कैसे है? बिल्कुल है, बिकॉज अगर हम कश्मीर के कुछ माउंटेन एरिया पर जाएं तो हम क्या देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ टाइम में कश्मीर के कुछ माउंटेन एरिया में स्नोफॉल नहीं हो रही है। उस कश्मीर के माउंटेन एरिया में वो हाइट नहीं है जो हम नवंबर, दिसंबर या जनवरी माह में जाकर देख सकते हैं। यानी हम कश्मीर के एक नॉन लिविंग माउंटेन पर जाएं तो आज वह माउंटेन हाइट में छोटा दिखाई देगा, बट कल वह हमें काफ़ी बड़ा, काफ़ी ऊंचा दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो वास्तव में इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है उसे हम एक्सटेंसिक ग्रोथ कहते हैं, जो हम आगे डीप डिस्कस करेंगे। अभी क्या समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। हम अगर लिविंग के अंदर फीचर की बात करेंगे तो लिविंग के अंदर जो फीचर है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वन फीचर इज नोन एज द डिफाइनिंग फीचर, यहाँ पर हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। जबकि मैं सेकंड फीचर की बात करता हूँ, दिस फीचर इज नोन एज द फंडामेंटल फीचर। इस फीचर में हम देख सकते हैं कि किसी लिविंग से हम नॉन लिविंग का कंपैरिजन करें तो यहाँ हमें एक्सेप्शन मिल सकता है। हमारी बात को दोबारा ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी ने कई बार दोहराया है कि इसमें से कौन सा फीचर डिफाइनिंग है और कौन सा डिफाइनिंग नहीं है। आपको ये टिक कर लेना है ब्रेन में कि हम अगर एक्सेप्शन पाते हैं किसी फीचर में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच तो वह एक एक्सेप्शनल फीचर डिफाइनिंग कहलाएगा। ठीक है, पाते हैं तो फंडामेंटल कहलाएगा। एक्सेप्शन नहीं होता है तो हम ऐसे फीचर को डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग का फीचर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिविंग का फीचर। जानेंगे कि सजीवों के कितने मुख्य फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ, वृद्धि क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज रिप्रोडक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज मेटाबॉलिज्म। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज कॉन्शियसनेस एंड फाइव इंपॉर्टेंट फीचर इज सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस मेन फीचर है जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जबकि सेल ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टॉपिक क्लियर होती जा रही है। जस्ट हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं ग्रोथ की। व्हाट इज अ ग्रोथ? ग्रोथ किसे कहेंगे? ग्रोथ को अगर मैं डीप डिस्कस करके समझाना चाहूँ तो ग्रोथ के लिए हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। पहला,
अगर किसी जीव में सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा हो या किसी जीव में सेल का या किसी भी जीव का मास इंक्रीज कर रहा हो, मींस किसी भी जीव में ये एक कोशिका थी, बट इस कोशिका ने सेल डिवीजन किया और जब इस सेल में सेल डिवीजन हुई तो नंबर ऑफ सेल बढ़ा। एक समय ऐसा आया कि इसने इतनी बार सेल डिवीजन की कि सेल की संख्या में कंटिन्यू वृद्धि बढ़ोतरी होती गई। अगर सेल में कंटिन्यू वृद्धि या बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लिविंग हो, तो सर आप उसको ग्रोथ कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ऑर्गेनिज चाहे प्लांट हो या एनिमल, अगर वो अपने मास को इंक्रीज करता है, मास को बढ़ाता है, तो देन हम उसे ग्रोथ कह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कोई भी जीव अगर सेल के नंबर को बढ़ाता है या कोई भी जीव अपने मास को इंक्रीज करता है तो हम उसे ग्रोथ कह सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्योंकि यह वास्तव में ग्रोथ ही कहलाएगा। मैं अपनी बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हम बचपन में, ठीक है, हमारी बॉडी नियर अबाउट 2 से 3 फीट की थी, बट प्रेजेंस ऑफ टाइम में हमारी बॉडी में धीरे धीरे आकार बढ़कर 5 फीट से अबव हुआ है। इसका मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ हुई है। हमने एक प्लांट लिया है, उस प्लांट को पॉटेड किया है किसी पॉट में, हमने देखा कि धीरे धीरे उसमें नंबर्स ऑफ लीफ बढ़ रही है या नंबर्स ऑफ स्टेम या ब्रांच बढ़ रही है। इसका मतलब धीरे धीरे उस लीफ के अंदर, उस ब्रांच के अंदर नंबर्स ऑफ सेल बढ़ रही है, जिसके कारण टिश्यू बढ़ रहा है और उसका मास इंक्रीज कर रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ग्रोथ का मतलब है कि सेल्स का नंबर इंक्रीज करना या सेल का या किसी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज करना, दिस इज नोन एज द ग्रोथ। आगे बात आती है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, किसमें बात करता हूं, अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं यूनिसेलुलर में, दोनों में होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो लिविंग, ये भी सजीव हैं, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो लिविंग, ये भी सजीव हैं, दोनों को सजीव माना जाता है। अब अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं पहले, तो आप क्या देखेंगे कि यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ है, यूनिसेलुलर के अंदर जो भी ग्रोथ है उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ है, या पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ है उसे हम क्या बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ अमीबा, ये एक अमीबा है। इस अमीबा ने क्या किया, मान लेते हैं बाइनरी फ्यूजन किया और एक सेल से 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक सेल से अगर 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब 2 सेल्स यानी सेल एंड सेल, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। बट वास्तव में ये है तो ग्रोथ, लेकिन अमीबा में ये रिप्रोडक्शन भी हुआ है, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो मैं यूनिसेलुलर की अगर बात करता हूँ, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन साइज, सेल डिवीजन, यानी सिंगल सेल ही 2 काम करेगी, ग्रोथ भी करेगी और रिप्रोडक्शन भी करेगी, ये दोनों सेम होगा। रिपीट कर रहा हूं इस बात को, किसी भी एक कोशिकीय जीव के अंदर, चाहे मैं उसे जनन कह दूं या मैं उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कह दूं, दोनों सेम माना जाएगा, क्योंकि सेल की संख्या इंक्रीज करेगी और सेल की संख्या अगर इंक्रीज करती है तो 2 नए जीव बन जाएंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड की मैं अगर बात करूं मल्टीसेलुलर की, मल्टीसेलुलर में इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीसेलुलर है वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, अपनी संख्या को अगर बढ़ाता है तो नंबर्स ऑफ सेल में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। इसलिए अगर मैं बात करूं मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में, तो मल्टीसेलुलर के अंदर वास्तव में जो ग्रोथ है हम उसे भी ग्रोथ कह सकते हैं, और यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ है उसे भी ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, यूनिसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ है उसी को हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। आगे की मैं अगर बात करूं, किसकी बात करता हूं, प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, मैं बात करता हूं कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है। मैं अगर बात करूं एनिमल में ग्रोथ कैसे होता है, मैं अगर बात करूं लिविंग में ग्रोथ कैसे है, और मैं बात करूं नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे है, तो इनमें क्या डिफरेंसेज हैं, इनमें क्या बदलाव है, क्या परिवर्तन है जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर प्लांट और एनिमल की ग्रोथ से कंपेरिजन करूं, आप एक प्लांट इमेजिन करें
जो एक पॉटेड प्लांट हो, लिविंग प्लांट हो, उसकी कुछ पत्तियों को कट कर दें या उसके कुछ ब्रांच को कट कर दें, क्या देखेंगे कि सर धीरे धीरे उनकी नई ब्रांचें या नई लीफ का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर कोई नई ब्रांच या नई लीफ फॉर्म होती है, इसका मतलब प्लांट में कुछ दूसरे टाइप की ग्रोथ हो रही है। बट मान लो आईबी तिवारी का हम थंब एक निश्चित समय बाद कट कर देते हैं, या फिर आईबी तिवारी का ईयर एक निश्चित समय बाद कट कर देते हैं, कोई संभावना नहीं है कि सर आईबी तिवारी का नया थंब या आईबी तिवारी का नया ईयर डेवलप कर जाएगा। इसका मतलब हम एनिमल हैं और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है ये दोनों अलग अलग टाइप की है, दोनों में अलग अलग प्रकार की ग्रोथ हम देखने को पा सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो अब देखेंगे प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसका कारण मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जबकि एनिमल में किसी भी प्रकार का मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता। आपने लोअर क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ओनली फाउंड इन प्लांट्स, और मेरिस्मेटिक टिश्यू आर मेनली 3 टाइप्स, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम, या फिर हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम। ऐसे टाइप्स ऑफ मेरिस्टम प्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लांट की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, अधिक समय तक हो सकती है और अधिक हो सकती है, जबकि एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड है और यूनिफॉर्म होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ। क्या है सर? प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू है, कभी भी ग्रोथ कर सकता है, एनिमल्स के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं है और एक निश्चित समय के बाद कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। जस्ट मैं बात करूं लिविंग और नॉन लिविंग के ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो मैं लिविंग की बात करता हूं, तो लिविंग की एक सेल है, मान लेता हूं कि एक लिविंग की कोशिका है, ये कोशिका ग्रोथ कर रही है, तो क्या होगा सर? इसका साइज इंक्रीज करेगा। जो साइज इंक्रीज करेगा वो इंट्रेंसिक साइज होगा, यानी इंट्रेंसिक साइज होगा, यानी किसी भी जीव में लिविंग में अगर ग्रोथ होती है और उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका साइज इंक्रीज करने का मतलब है कि वो इंट्रेंसिक साइज इंक्रीज कर रहा है, अंदर से उस सेल की ग्रोथ हो रही है। जबकि मैं अगर किसी नॉन लिविंग की बात करूं, किसकी बात करता हूं? नॉन लिविंग की। हम क्या देखेंगे सर? नॉन लिविंग जो अपनी साइज इंक्रीज कर रहे हैं वो बाहर से इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि कोई इंट्रेंसिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्या अंतर है लिविंग एंड नॉन लिविंग में? किसी भी नॉन लिविंग के अंदर इंट्रेंसिक ग्रोथ नहीं होती, जबकि लिविंग के अंदर इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग के अंदर एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो रहा है। प्लांट के अंदर इनडिफिनिट ग्रोथ है बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। एनिमल के अंदर एक निश्चित समय तक की ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म और कोई मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट है। लिविंग में इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है, जबकि नॉन लिविंग में, ठीक है, क्या होता है? किसी भी प्रकार की एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, इंट्रेंसिक ग्रोथ नहीं होती। जस्ट मैं अगर बात करूं नेक्स्ट इसी में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट फीचर की, आप क्या देखेंगे? हम मान लेते हैं कि हम ग्रोथ की बात करें। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे कि सर ग्रोथ हमें दोनों प्लेस पर मिला। कहाँ मिला? सर हमने देखा कि एक नॉन लिविंग पार्ट भी ग्रोथ करता है और हमने देखा कि सर एक लिविंग पार्ट भी ग्रोथ करता है। इसका मतलब लिविंग में भी ग्रोथ होती है, और ये भी हमने देखा कि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है एक डिफिनिट टाइम तक होती है, एक निश्चित समय बाद में उनमें ग्रोथ नहीं होती। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सजीव होने के बाद भी डिफिनिट टाइम तक ग्रोथ हो, तो क्या मैं उसको नॉन लिविंग मान लूँगा? सर नहीं, हम उसे नॉन लिविंग नहीं कह सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी निर्जीव के अंदर ग्रोथ हो रही है और वो चाहे एक्सटेंसिव ग्रोथ ही क्यों ना हो, यानी एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही है, तो क्या मैं उसको लिविंग मान लूँगा? सर नहीं कह सकते। इसका मतलब ग्रोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में होती है और ये कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है, यानी इसको हम कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, यानी एक्सेप्शन है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है जो आपको अपने माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ अगले फीचर की, एंड दिस फीचर्स इज क्या बोलेंगे
इस फीचर को हम नेक्स्ट फीचर बोलेंगे किसका, लिविंग का। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज, ठीक है, क्या है आप कहेंगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, पहले ये जानते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जीव जब अपने समान ही ऑन काइंड्स सेम अपने समान ही नए जीव की उत्पत्ति करे, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे, एंड दिस इज नॉन एज द रिप्रोडक्शन। लाइक इस क्लासरूम में आई.बी. तिवारी आपको पढ़ा रहे हैं, बट आई.बी. तिवारी की उत्पत्ति इनके पेरेंट्स से हुई होगी। लाइक जस्ट एग्जाम्पल, हम अपने गार्डन में एक मैंगो का प्लांट देख रहे हैं, उस मैंगो के प्लांट की उत्पत्ति उससे पूर्व उपस्थित किसी मैंगो के ट्री से हुई होगी जिसने सीड प्रोड्यूस किया होगा। ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में हम जो भी जीव देख रहे हैं वो पहले से उपस्थित किसी जीव से ही डेवलप किया होगा, या फिर इस इन्वायरमेंट में जितना भी जीव है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे जीव से उत्पन्न हुआ होगा। इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, लिविंग का, सजीव का। और अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन के टाइप का, तो रिप्रोडक्शन को हम मेजरली दो टाइप में बांट सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे। एक में बात करता हूं रिप्रोडक्शन की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एक में बात करता हूं रिप्रोडक्शन की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, दिस टाइप रिप्रोडक्शन कॉमन इन, किसमें कॉमन है सर, ऐसा रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में कॉमन है और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, यानी एक कोशिकीय के अंदर या फिर कुछ लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर लोअर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर के अंदर हमें, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे यूनिसेलुलर में हमने सुना कि हम अगर हाइड्रा ले लें तो हाइड्रा एक प्रोसेस करता है, बट वास्तव में हाइड्रा यूनिसेलुलर में नहीं रख सकते, ध्यान रखेंगे, मैं हाइड्रा को अलग कर देता हूं बिकॉज हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएगा। तो मान लो मैंने यूनिसेलुलर में ले लिया कि हमने देखा एक अमीबा है, और ये अमीबा क्या करता है सर, अमीबा बाइनरी फिजन करता है। या मान लो हमने यूनिसेलुलर के साथ में लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या ले लिया, हम मान लेते हैं हमने ले लिया कोई फंजाई, तो फंजाई सर एक प्रोसेस कंप्लीट करती है जिसको हम बडिंग कहते हैं, ठीक है। हमने मान लो कोई और ऑर्गेनिज्म ले लिया जैसे हाइड्रा, सर हाइड्रा एक प्रोसेस कंप्लीट करता है जिसको बडिंग कहते हैं। ऐसे ही हमने मान लो एक ऑर्गेनिज्म और ले लिया, कोई अदर ऑर्गेनिज्म, हमने मान लिया ले लिया कोई एल्गी, स्पाइरोगायरा, तो एक प्रोसेस कंप्लीट करता है जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेगमेंटेशन हुई। ये सब एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जनन है। बट हमें इस टॉपिक में पढ़नी है कि अलैंगिक जनन को हम वास्तविक रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, बिकॉज वास्तविक रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वास्तव में है क्या। हम मान लेते हैं कि एक 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल, और ये एक 2n सेल दूसरी है। ये 2n सेल हम मान लेते हैं मेल की है, और ये सर 2n सेल मान लेते हैं फीमेल की है। हम क्या देख पा रहे हैं, इस 2n सेल में मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होती है तो सर इससे एक सेल प्रोड्यूस होती है जो वास्तव में n हो जाएगी। इसी प्रकार एक 2n सेल में फिर मियोसिस होती है और इससे एक नई सेल प्रोड्यूस हो जाएगी जो n हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक सेल बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं, और वो 2n हो जाती है। देन पुनः माइटोसिस ही होती है, और माइटोसिस होने से पोलैरिटी में चेंज नहीं होता, बहुत सारी सेल्स बनती है। वास्तव में यही सेल एम्ब्रियो बना देती है अगर मैं एनिमल की बात करूं, और एम्ब्रियो से ही आगे चलकर मान लेते हैं चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज नॉन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है जो हमें लिविंग में देखने को मिल सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या ध्यान रखते हैं कि मैं अगर रिप्रोडक्शन में जाऊं और रिप्रोडक्शन में जाकर मैं डिस्कस करूं, क्या डिस्कस करूं, हम दो टाइप के ऑर्गेनिज्म लेते हैं। कौन कौन से, मान लो मैंने फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म लिया, किसको लिया, स्टेराइल कपल को लिया। स्टेराइल कपल्स जो जनन नहीं कर सकते,
या मैंने एक एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिया, वर्कर हनी बी जो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब अगर वर्कर हनी बी या स्टेराइल कपर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जीव जो स्टेराइल होगा मान लो उसमें oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है, या वर्कर हनी बी जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई जननांग नहीं होता। अब अगर ये दोनों जनन नहीं कर सकते तो क्या मैं इनको नॉन लिविंग बोलूं? सोचकर बताएं या कमेंट में बताएं, क्या मैं इनको नॉन लिविंग बोलूं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज ये लिविंग है। अदर सारी चीज़ें लाइक ग्रोथ कर रहे हैं, अदर सारे फीचर जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अदर सारे फीचर जैसे कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं इनको नॉन लिविंग नहीं बोल सकता, ये लिविंग ही कहलाएंगे। अब अगर ये लिविंग कहलाएंगे और इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म लिविंग हैं परंतु जनन नहीं करते, ऐसे जीवों में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको हम डिफाइनिंग फीचर के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो जीव हैं इनमें डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी या डिफाइनिंग फीचर्स के कोई लक्षण नहीं है। यानी हम ध्यान रखेंगे, हम किसी भी रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर यस समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हाँ, आपके दोनों टॉपिक्स रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हम बात करते हैं अगले फीचर की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं अगले फीचर की बात करूं तो नेक्स्ट फीचर इज मेटाबॉलिज्म, इस पर डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म का जो ग्रोथ का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट फीचर होगा। हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म है क्या? क्लियर? मेटाबॉलिज्म का मतलब है मैं किसी भी सेल को ले लूं जो लिविंग सेल है। एनसीईआरटी कहती है कि वो लिविंग सेल वास्तव में केमिकल से ही मिलकर बनी है, उसमें केमिकल कंपोजिशन है। और अगर मैं क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स उठाऊं तो बायोमॉलिक्यूल्स कहता है कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर 5000 केमिकल रिएक्शन 5000 केमिकल रिएक्शन पर मिनट या पर सेकंड होते हैं। इसका मतलब सेल वास्तव में केमिकल से ही मिलकर बनी हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सेल न्यू केमिकल प्रोड्यूस करती है, नए केमिकल का निर्माण करती है। मीन्स कोई भी सेल केमिकल से ही मिलकर बनी है। किसी भी सेल के अंदर पर सेकंड 5000 केमिकल रिएक्शन चलते हैं और कोई भी सेल नया केमिकल ही प्रोड्यूस करती है। बट अब वो सेल नया केमिकल कैसे बनाती है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें समझ में आता है कि कोई सेल नया केमिकल बनाने के लिए कैटालिस्ट का यूज करती है। जब कोई कैटालिस्ट और कैटालिस्ट के फॉर्म में एंजाइम यूज किए जाते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, उस केमिकल से जुड़कर एक नए केमिकल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ टॉपिक को, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल नए केमिकल को प्रोड्यूस करती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोई भी सेल वास्तव में केमिकल का ही रूप होती है और वो सेल केमिकल से ही नए केमिकल को प्रोड्यूस करती है, जिसमें कैटालिस्ट के रूप में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं किसकी? हम अगर किसी एक एंजाइम को उठा लें और इस एंजाइम को दो प्लेस पर हम देखें। कहाँ देखें? मान लो हमने एक एंजाइम को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा, या फिर मैं एक एंजाइम को किसी एक लिविंग सेल के अंदर रखता हूँ। हमने क्या देखा, इस एंजाइम को अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा यानी इन विट्रो कंडीशन में रखा, इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि हमने किसी एंजाइम को लिविंग सेल के अंदर रखा यानी इन विवो कंडीशन में रखा, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एंजाइम इन विट्रो और इन विवो दोनों कंडीशन में फंक्शनल है। यानी हम इसका उपयोग टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, जिससे एक नया प्रोडक्ट, नया केमिकल सिंथेसाइज हो जाएगा या नया केमिकल ठीक है बन सकता है, और ये वास्तव में लिविंग के अंदर भी कर सकता है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है ये है कि मैं अगर ग्रोथ के बाद मेटाबॉलिज्म की बात करूं, किसकी बात करूंगा? मेटाबॉलिज्म की। तो हम ये देख सकते हैं कि सर मेटाबॉलिज्म में अगर इन विट्रो कंडीशन की बात करूं तो ये नॉन लिविंग कंडीशन है। आप जानते हैं टेस्ट ट्यूब क्या है सर? नॉन लिविंग है और ये लिविंग सेल है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में भी होता है। किसमें होता? नॉन लिविंग में भी होता है, कंसंट्रेट रहेंगे, और मेटाबॉलिज्म लिविंग में भी होता है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। क्लियर नाउ? तो अभी तक हमने 3 डिफरेंट फीचर पर डिस्कस किया है। वन इज द ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन एंड थर्ड फीचर इज मेटाबॉलिज्म। और ये तीनों फीचर हमें लिविंग के साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फीचर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में है, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार के डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्शियसनेस के पहले स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। स्टिमुलस का मतलब, संवेदना का मतलब क्या है? एनी चेंज, कोई चेंज आए, किस कारण से आए किसी सजीव के अंदर, एनी चेंज इन लिविंग, किसी सजीव के अंदर कोई चेंज आ रहा है, वो चेंज 3 कारण से हो सकता है। किसी केमिकल से हो सकता है, या किसी फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है, या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकता है। यानी कोई फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, या कोई केमिकल प्रोसेस अगर कोई संवेदना या कोई चेंज लाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो दिस इज नोन एज द स्टिमुलस, उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। अगर मैं बात करूं स्टिमुलस की, एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज, दिस इज नोन एज द स्टिमुलस। अब मैं बात करता हूं कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैं अगर प्लांट की बात करूं, क्या प्लांट के अंदर कॉन्शियसनेस है? यस है। क्यों? क्योंकि आपने इकोलॉजी में पढ़ा कि सर प्लांट, ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो प्लांट्स क्या करते हैं, इकोलॉजी के अनुसार प्लांट में फ्लावरिंग एक निश्चित समय पर आती है, जिनको मैं लॉन्ग डे प्लांट कह सकता हूं, और उन्हीं फ्लावरिंग की वजह से एक निश्चित समय के रेशियो में लाइट होने पर फ्लावरिंग आती है, जिनको मैं शॉर्ट डे प्लांट कह सकता हूं। पहला एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या प्लांट में कॉन्शियसनेस है? यस है, क्योंकि इकोलॉजी के अनुसार सम प्लांट्स आर नोन एज द लॉन्ग डे प्लांट्स, सम प्लांट्स आर आल्सो नोन एज द शॉर्ट डे प्लांट, एंड सम प्लांट्स आर नोन एज द लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड सम इज नोन एज द शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। ये 4 मुख्य कैटेगरियां हैं प्लांट की, जिनको हम अलग अलग समय में फ्लावरिंग के अनुसार बांट सकते हैं। आगे की मैं बात करूं, आपने अगर फीचर्स पढ़ा हो रूट का, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो आप ये पढ़ते हैं कि रूट्स ऑलवेज ग्रो इनसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ा कि अगर मैं रूट की ही बात करूं तो रूट्स ऑलवेज ग्रो, या रूट्स ऑलवेज निगेटिव फोटोट्राफिक, यानी वो निगेटिव फोटोट्राफिक होती है। तो दिस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स फीचर क्या दिखाते हैं हमें कि ये सभी फीचर बताते हैं कि प्लांट के अंदर भी रिस्पॉन्ड होता है, जैसे फोटो पीरियड को लेकर, शॉर्ट डे प्लांट को लेकर, लॉन्ग डे प्लांट्स को लेकर, ग्रेविटेशनल फोटो निगेटिव, ठीक है, फोटो निगेटिविटी या फोटो पॉजिटिविटी को लेकर, या फिर आपने पढ़ा कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी रेगुलेट होती है। स्टोमेटा क्लोज हो रहा है या स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ये सब रिप्रेजेंट करता है कि प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है और रिस्पॉन्ड होता है। आगे की मैं बात करता हूं किसी एनिमल की। किसकी बात कर रहा हूं? किसी एनिमल की। हम क्या देख सकते हैं, मान लो मैं किसी एनिमल की बात करूं, तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी एनिमल जब कोई कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है, तो वह एनिमल कॉन्शियसनेस कैसे रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैंने कोई एनिमल देखा, उस एनिमल के अंदर सेंस ऑर्गन होगा जो स्टिमुलस करेगा। जैसे मान लो ह्यूमन की बात करें, आई इज वन सेंस ऑर्गन, ईयर इज सेकेंड सेंस ऑर्गन, मैं बात करूं नोज इज थर्ड सेंस ऑर्गन, मैं बात करूं टंग इज फोर्थ सेंस ऑर्गन, और मैं बात करूं स्किन इज नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। ये सभी सेंस ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, स्टिमुलस करते हैं। इसलिए हम इनकी स्टिमुलाई के कारण कह सकते हैं कि ह्यूमन में सेंस ऑर्गन कॉन्शियसनेस का कार्य करते हैं। हम अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की। क्या बैक्टीरिया में भी कॉन्शियसनेस होता है? यस, बिल्कुल होता है। हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया सस्पेंड क्रिएट करते, यानी बैक्टीरिया एक ऐसे कंडीशन में जब वो अनसुटेबल कंडीशन हो, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक ठीक है कोट बनाते हैं,
जो उन्हें प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, और सुटेबल कंडीशन में वो कोट ब्रेक डाउन होती है और फिर नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है। इसका मतलब बैक्टीरिया भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी बताते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर भी रिस्पॉन्स की क्षमता होती है। लास्ट में हम बात करते हैं ह्यूमन की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन की। ह्यूमन को कहा जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि वो सेल्फ कॉन्शियस है। व्हाट इज द सेल्फ कॉन्शियस? सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है कि मनुष्य अपने कार्यों को समझता है और जानता है। जैसे मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, किस स्टेट में हूँ, ये मुझे पता है। एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल है, उसको कभी ये नहीं पता होता, अगर वो मानकर चले 1 ईयर 2 ईयर्स का है, वो एक जलती हुई फ्लेम को भी हाथ में पकड़ लेता या हाथ लगा देता है। इसका मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस की कमी है, जबकि ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस के रूप में कार्य करता है। यानी हम अगर बात करें प्लांट में, यस सर कॉन्शियसनेस है। मैं अगर बात करूं एनिमल में, यस बिल्कुल है। हम ह्यूमन की बात करें सर, ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। और मैं बैक्टीरिया की बात करूं सर, बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्स करता है, बिकॉज जैसे भी इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होता है, जैसे भी अनसुटेबल कंडीशन आती है, बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है, बैक्टीरिया न्यू ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस कर देता है। इस प्रकार बैक्टीरिया के अंदर भी स्टिमुलेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है। तो दिस टॉपिक्स इज द कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग। वन इज नोन एज द क्या बोलेंगे ग्रोथ, सेकंड इज नोन एज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज नोन एज द क्या बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ इज नोन एज द कॉन्शियसनेस। ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए एनसीईआरटी में। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैं अगर फीचर्स को ले लूँ, कुछ फीचर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा ग्रोथ, क्या पढ़ा है? ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है। हमने सेकंड फीचर के बारे में डिस्कस किया, लाइक ध्यान से देखेंगे। हमने पहला फीचर पढ़ा है ग्रोथ क्या है, हमने देखा ग्रोथ, ठीक है। दूसरा फीचर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, तीसरा फीचर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, और इन तीनों फीचरों में हमें एक्सेप्शन मिला। इसलिए मैंने बताया कि ये तीनों फीचर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये तीनों फीचर वास्तव में एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बिकॉज ये फीचर्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। बट मैं अगर बात करूं लास्ट फीचर की, किसकी बात करता हूं? हम बात करते हैं लास्ट फीचर जिसको हमने पढ़ाया कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमने कॉन्शियसनेस में क्या देखा? चलिए मैं लास्ट फीचर की बात करूं कॉन्शियसनेस की, तो हमने कॉन्शियसनेस में देखा, कॉन्शियसनेस में देखा कि सर किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस ओनली फाउंड इन लिविंग, ये हमें केवल लिविंग में देखने को मिलता है। इसलिए हम कॉन्शियसनेस को किस कैटेगरी में रखेंगे? सर कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर। तो ये आज की टॉपिक हमने डिस्कस कर ली है फीचर्स ऑफ लिविंग के बारे में। आगे का वीडियो कंटिन्यू था, बट टाइम के इश्यू के कारण हम आपको आज के लेक्चर में केवल फीचर्स ऑफ लिविंग पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, जिससे हमारा एक मोटिवेशन हो और हम आपको और एनर्जी के साथ बायोलॉजी पढ़ा सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।